जय मूल निवासी। बहुत अच्छा एक आयोजन यहाँ पर रखा है। कई कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासी हक अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ ने यह प्रयास किया और ट्राइबल कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी के सहयोग से जो आयोजन हुआ, इसके लिए मैं सबसे पहले उस कंपनी के चेयरमैन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये पहल की। और सभी राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। वैसे भंवर दादा के बाद बोलने के लिए उनके बाद कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है, पर चूंकि मध्य प्रदेश का मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कुछ बातें हमारे मध्य प्रदेश की जो आपके सामने रखने का मुझे मन में आया है। 5वीं अनुसूची को लेके यहाँ पर बहस चल रही है। लीगल्स पॉइंट पर डिस्कशन हुए, किस तरीके से 5वीं अनुसूची को लागू किया जाए। सरकारों की इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। बहुत सारी बातें हमारे बीच में आज सुनने को मिली है। मध्य प्रदेश की जो बात, रेवेन्यू एक्ट हमारे मध्य प्रदेश में लागू है और सबसे ज्यादा अगर उस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है तो मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। जिस जगह से मैं आया हूं, जय संगठन हमने बनाया है युवाओं का। हमने आरटीआई कम से कम 8 से 10 आरटीआई लगाई। उसके बाद जानकारी हमने इकट्ठी की। 187 रजिस्ट्रियां, 100 करोड़ से भी ज्यादा की आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को बेची गई। और वहां के जो कलेक्टर, मैं इस मंच के माध्यम से सीधा प्रशासन को ही हमला करूंगा, जांच बैठी, विधानसभा क्वेश्चन लगे, सारी लीपापोती कर दी गई। आदिवासियों की जो जमीनें थी उसमें बहुत सारी गलियां निकाली गई और बेचा गया उनको। 165 का जो धारा का दुरुपयोग किया। आदिवासी की जब भी जमीन, वहां पर उन्होंने एक ही रीजन उन्होंने लिया, कलेक्टर ने, जो हमने आरटीआई का निरीक्षण किया, कि आदिवासी जो जमीन बेच रहा है उस जमीन के बदले वो जमीन खरीदेगा। उसी के आधार पर उन्होंने अनुमति दे दी, धारा 165 के तहत। हमने एक और आरटीआई लगाई कि जितनी भी आदिवासी 187 रजिस्ट्रियां जो गैर आदिवासियों को हुई है, उनमें से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने जमीनें खरीदी। एक भी ऐसा आदिवासी परिवार नहीं आया सामने उन 187 में से जिसने जमीन बेचने के बाद जमीन खरीदी। और सीधा दोष अगर इसमें जाता है तो कलेक्टर को जाता है कि अगर आपको पता था या आपको ये जमीन के बदले जमीन नहीं खरीदी आदिवासी ने, तो उसको अनुमति देना नहीं थी। और अगर दे भी दी तो उसको निरस्त, धारा 170 में उसको निरस्त करने का भी प्रावधान है। 165 में अगर आपने बेचने की अनुमति दी है तो 170 में उसको वापस निरस्त करने का भी अधिकार है। हमने ये भी आरटीआई लगाई कि आप जितनी भी 187 रजिस्ट्रियां को निरस्त करो। मात्र 25-26 रजिस्ट्रियां निरस्त हुई, इसके अलावा एक भी रजिस्ट्री निरस्त नहीं हुई। तो किस तरीके से 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि जो वहां से चुन कर जाते हैं, दादा ने बताया कि वो किसी ना किसी नियंत्रण में काम करते हैं, वो पार्टी के अधीन काम करते हैं, तो अपने समाज का, अपने क्षेत्र का या अपने लोगों का भला कभी नहीं करेंगे। तो वहां पर अगर हमको 5वीं अनुसूची लागू करवाना है तो सीधा मतलब यह है कि जब तक हमारे बीच में से जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ से बैठे हुए हैं, जिनके दिल में दर्द है, जो वाकई आदिवासियों का विकास चाहते हैं, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। आप हम में से जब लोग चुन के नहीं जाएंगे तब तक ये 5वीं अनुसूची पूरे भारत में कहीं भी लागू होने वाली नहीं है। मैं इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। चूंकि समय बहुत कम है, बातें बहुत सारी है, दूसरे वक्ता भी हमारे बीच में है, तो मैं इतना ही कह के अपना स्थान करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद डॉक्टर अभय सिंह गौरी सर।
और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी अगले संबोधन के लिए झारखंड से आए हुए श्री चतुर बड़ाइक सर को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें झारखंड से आए हुए चतुर बड़ाइक सर। इस ट्राइबल कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड एवं मुर्मू पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड के तहत हमारे भारत देश से विभिन्न राज्यों से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह चुके हैं। मैं सिर्फ झारखंड में माइनिंग के बारे में 2-4 पॉइंट्स आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। हमारे झारखंड में खनिज संपदा से परिपूर्ण है। कोयले की भरपूर मात्रा है, सोने के खान हैं, बॉक्साइट के खान हैं, और इन खानों में बाहरी लोगों का वर्चस्व था, अभी भी है। और षड्यंत्र के तहत हमारे संथाल परगना के पाकुड़ जिला के पछवाड़ा ब्लॉक में 5 जोन हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। इसमें 2005 से 2015 तक एक बाहरी केंद्र सरकार की मिलीभगत से पेनम कंपनी को उसका लीज दिया गया। पेनम कंपनी इलीगल ढंग से वहां का नॉर्थ ब्लॉक में खनन किया है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आप लोगों को जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ तो उन्होंने दूसरे कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। पेनम के बाद में एमटा कंपनी को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जो वेस्ट बंगाल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सप्लाई करता रहा। और अभी भी यह कार्य जारी है। इस पर मैं निवेदन करूंगा, इस मंच के माध्यम से तत्काल इस पर सुप्रीम कोर्ट चाहे लीगल जो कानूनी कार्रवाई हो उस पर एक्शन आना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और जहां तक हमारे झारखंड की परिस्थिति है, हम सभी आदिवासी बुरी तरह से ठगे गए हैं, ठगे जा रहे हैं। हमारी बेटी बहनों को बड़े शहरों में ले जाकर के उनका शोषण किया जा रहा है। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, हमारे झारखंड में रघुवर सरकार ने बाहरी लोगों को तर्ज दी है। पिछले करीब 300, जो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, वहां पर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की अपॉइंटमेंट की बात हुई तो 300 वैकेंसी में सिर्फ 100 आदमी का वैकेंसी पूरा किया गया, जिसमें 74 लोगों को, अदर स्टेट के लोगों को बहाली किया गया। तो इस तरह से छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम सभी यहाँ पर आए हैं आदिवासियों के आने वाला पीढ़ी के लिए। हम लोगों के समय तो अब बीत चुका है, आज न कल हम लोग चले जाएंगे, लेकिन जितने भी यहाँ पर हम आए हैं सभी हमारे भविष्य के लिए, हमारे बेटा बेटी का भविष्य को सुधारने के प्रयास के दिल से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसको हमारे आने वाला समय में हमारे क्षेत्र में जितने भी हैं, हम सभी अपने लोगों को एकजुट करें। और जैसे लीगल हम लोग को क्या करना चाहिए, जगह जगह भी पूर्व वक्ताओं ने हमें सुझाव दिया है कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल सेल होना चाहिए। उनके माध्यम से हमें अपना अधिकार का, 5वीं अनुसूची का जो अधिकार है, उन्हें हमें प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इस परिस्थिति में हम सभी संकुचित हैं, हम सोचते हैं लेकिन करने का सामने साहस नहीं होता है। इतने में से जितने भी हम लोग यहाँ आए हैं, अपना परिवार छोड़ के, अपना समय, नौकरी चाकरी बहुत लोग करते होंगे, बहुत लोग भूतपूर्व सेवानिवृत्त होंगे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, झेलते हुए हम यहाँ पर आने वाला समय अपना पीढ़ी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ,
मैं चाहता हूं कि हमारे जो ये आज की जो कल्पना है, ये हिंदुस्तान में पहला ऑर्गेनाइजेशन है। हम श्री सुप्रभा मुर्मू जी के साथ में पिछले 3 साल से मैं जुड़ा हूं और हम झारखंड में बहुत प्रयास किए। 8 जुलाई 2018 में पहला अधिवेशन हम लोग किए थे और उसी का देन है कि हम इस परिस्थिति में देख रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। आने वाला समय में हम लोग इसी तरह मिलते रहें और भविष्य के लिए योजना बनाए। इस चक्र में अपना वाणी को मैं प्राप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चतुर बड़ाइक सर। और छत्तीसगढ़ से इस सम्मेलन का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री मंगल राव जी, अब उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर। आप सभी के एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री मंगल राव जी का। सबको पुनः एक बार जय जवाहर। इसके पहले सभी वक्ताओं ने इतना बढ़िया सब्जेक्ट को रखा, उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता है। फिर भी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये बोलूँगा कि एक जो आपसी अगर लोगों में तालमेल रहे और एकता बनी रहे हम लोगों में, तो बड़ी बड़ी समस्याओं को हम लोग जूझ सकते हैं। उसका एक ताज़ा एग्जाम्पल है जो अदानी बस्तर में लोहा ऐश के लिए जो माइनिंग करने जा रही थी, उसको हमारे आदिवासियों ने कैसे आपस में मिलकर उसको रोका और एक बहुत बड़ा जो हमारा पर्यावरण जो है नष्ट होने वाला था, तो उसको बचाया गया। तो मेरा ये सोच है कि अगर हम लोग ऐसे एकजुट रहें तो ऐसे आने वाली समस्याओं को एक होकर हम लोग उसको निदान कर सकते हैं। कई बार हम सोचते थे कि अगर हम लोग बहुत बोलते रहते हैं कि 5वीं अनुसूची लागू किया जाए, लागू अगर अध्यादेश जारी हो भी जाता है कि हाँ भाई राज्यपाल की तरफ से अध्यादेश जारी हो गया कि आप अपना नियम बनाइए, कानून बनाइए और चलाइए, तो ये क्या पहले तो मेरे ख्याल से संभव नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होता भी तो शायद उसको हम लोग संभाल नहीं पाते। लेकिन अभी इस समय हमको लगता है कि अगर लागू हो जाता है तो हम लोग में इतनी क्षमता है कि उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। और कैसे कंट्रोल करेंगे कुछ हम लोग सोचते थे, तो उसका 2-4 पॉइंट मेरे पास था। तो ये 5वीं अनुसूची का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन जो है TCPL, ट्राइबल कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है अपने आप में। वो सीधे हालांकि ये बिजनेस बोला जा सकता है, इसको एक कंपनी बोला जा सकता है, लेकिन 5वीं अनुसूची लागू करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वो कैसे? अगर हम माइनिंग करना शुरू करते हैं तो ये तो हमारा जो भाई जो है अपना संस्कृति खो बैठता है, विस्थापन के जरिए जो है उसके संस्कृति इधर उधर छिन्न भिन्न हो जाती है। उनका जो बसाहट जो है उसको कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, बाकायदे उसके बसाहट, उसके संस्कृति सब कुछ संभाल के उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोग आदिवासी लोग प्रगति पूजक होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट की रक्षा करना हम लोगों का परम कर्तव्य है, जो रग रग में बसा हुआ है। इस कंपनी के थ्रू हम लोग पर्यावरण उसका सुरक्षा कर पाएंगे, ऐसा पूरा उम्मीद है। उसके बाद जो है फिर ये सामने प्लानिंग की जा रही है कि जो 5वीं अनुसूची के तहत या फिर समता जजमेंट या अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, उसके तहत पहले तो चीज ये होगा कि जो हमारे क्षेत्र में जो मिनरल्स हैं उसको दूसरे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इवन जो गवर्नमेंट की कंपनियां भी करती हैं, तो उसको रोकना होगा। ये संभावना बनता है कानून के जरिए, और ये TCPL कंपनी आगे जाके इसको करेगी। आप सबके सहयोग से ऐसा होगा। तो अगर हम उस क्षेत्र के माइनिंग जो प्राइवेट कंपनी अदानी हो या कुछ और भी हो, या फिर गवर्नमेंट की कंपनी क्यों ना हो, जिसको हम लोग रोक सकते हैं, रोकेंगे, उसके बाद तमाम चीजें जो 5वीं अनुसूची की चीजें हैं वो अपने आप इसमें आ जाएंगी। एक हमारे इसी कंपनी के जो फाउंडर मेंबर्स हैं, उन्होंने एक और प्लानिंग किया हुआ है, ट्राइबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 कंपनी के साथ साथ में एक और जो
TSO ट्राइबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई है। जब हमारे पास सिक्योरिटी रहेगा तब जो गांव देहात में तो तरह तरह की जो समस्याएं आती हैं, कई बार सिक्योरिटी की समस्याएं आती हैं, तो ये सोल्यूशन भी हम उसके जरिए कर पाएंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम समझते हैं कि TCPL अपने आप में जो है 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए एक रास्ता खुल रहा है, और ये संभव तभी हो पाएगा जब हम लोग एक साथ होके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद है कि आज जिस तरह हम लोग एकजुट हुए तमाम जगह से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से आए, और ये चीज़ें हमेशा बनी रहे। जब भी कभी कुछ इस टाइप के फंक्शन हो, चाहे वो शेयर नहीं करना चाहे, फिर भी कुछ सामने सच्चाई है कि कुछ लोगों का बोलना था कि अरे ये तो झारखंड गया है। इस चीज़ों में सहभागिता होनी चाहिए, और तब कहीं जाके हम लोग इस चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कि आने वाले करीब 4 महीने के अंदर ही एक विश्व स्तरीय इसका सम्मेलन किया जाएगा। दिया जाएगा, तो उसमें आप लोग आएंगे ऐसा उम्मीद है। और बाकी बहुत कुछ बहुत बहुत धन्यवाद श्री मंगल राव जी। से आए हुए, आपको बता दें कि ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं श्री प्रदेश से आए हैं सब आदिवासी साथी, अग्रज, भाई बंधु, महिला। 70 साल बाद मैं भी प्रोग्राम मैंने संचालित कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग को आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही अधिकार दिया है। जल जमीन, जल जंगल जमीन, तो विश्व रहेगा। अभी पर्यावरण दूषित होने जा रहा है, और आदिवासी इतना शक्तिशाली है, दूसरा का सहारा नहीं। बंदूक का बहुत निकला है हथियार। तो पहले आदिवासी जंगल भाला बर्ची लेके बाघ से लड़ने जाते थे। जानवर से तो अभी तो हम लोग सरकार से लड़ने में इतने पीछे क्यों हैं? हमारा नेपाल एक छोटा सा देश है। राजतंत्र से अभी गणतंत्र हुआ है। आप लोग के माने कि हम लोग का बढ़कर अभी नेपाल में 7 प्रांत हुआ है। छोटा मैंने बहुत नेता लोग का बात सुने हैं, तो इस समस्या के लिए आप लोग को एक संगठन बनाना पड़ेगा लड़ने। संघर्ष करना पड़ेगा, और इसमें आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए। राजनीतिक सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। बातचीत उन्होंने कहा आना पड़ेगा। इससे पहले महाराष्ट्र में आपको पालघर में भी हुआ था 13 जनवरी को, वहां पे हम गए। इंडिया से वो देखते थे टैक्स, इसलिए उनसे मेरा अच्छा है। और हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल
भाषण मैंने सुना। वास्तव में आदिवासी, अभी आप लोग को आदिवासी को इंडिया में सब्सिडी नहीं लेते हैं। यहाँ का दाल चावल आपको दूसरा देश जाता है, आप नहीं लेते हैं, लेकिन वो क्या कर तो कहाँ से लाता सब्सिडी? वहाँ जो रेट है वो रेट से कम यहाँ सप्लाई देता है उद्योगपति, जिसके सोने से नहीं होगा। 70 साल बीत गए, लेकिन सोने जागिए आप लोग और एक समिति बनाए, संघर्ष समिति। किए हैं वो एडवाइजर रखिए, आप लोग कीजिए। यही मेरा, एक बार बोलिए जोर से, आदिवासी एकता। जो एक इंटरनेशनल बनाएंगे, हमारे लोग का भी सहयोग होगा। इतना कहते मैं आप लोग से विदा लेता। धन्यवाद, नमस्कार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शिव नारायण राव जी आपके वक्तव्य के लिए। और कर सकते हैं, और साथ ही साथ 15 मिनट बाद वापस इस सत्र की हम शुरुआत करने वाले हैं। सो चाय कॉफी लेने के बाद